स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की एमसीक्यू सीरीज को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एमसीक्यू तक कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 233 से स्टार्ट करेंगे। हमें टोटल 300 एमसीक्यूज का टारगेट है, तो मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट करने का उसको। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन। अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अभी हमारा सारा क्वेश्चन एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का है। ठीक है, इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी और काफी सारे एक्ट के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। नाउ अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या ऑप्शन है इसमें? इंडिविजुअल मैनेजर सबऑर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्ट एन मैनेजिंग एजेंट। ठीक है, मैनेजिंग एजेंट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबऑर्डिनेट टू एम्प्लॉयर। मैनेजिंग एजेंट कौन इंक्लूड रहेगा? मैनेजर इंक्लूड रहेगा जो कि एम्प्लॉयर के अंदर सबऑर्डिनेट हो, या फिर ओनली एन एम्प्लॉयर कैन एक्ट एज एन मैनेजिंग एजेंट। सिर्फ एम्प्लॉयर ही एज अ मैनेजिंग एजेंट जो है वो काम कर सकता है। लास्ट वाला क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ मैनेजिंग एजेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी, स्टेट या सेंट्रल, वो जो है क्या करेगी? मैनेजिंग एजेंट को अपॉइंट करेगी। फर्स्ट ऑप्शन था इंडिविजुअल मैनेजर सबऑर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर। मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयर पे जो सबऑर्डिनेट होगा वो मैनेजिंग एक्ट की तरह नहीं बिहेव कर सकता है, कैन नॉट बी एक्ट एज एन मैनेजिंग एजेंट। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही जो है मैनेजिंग एजेंट को अपॉइंट कर सकती है एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर इज विलफुल रिमूवल और disregard by the workman of any safety guard or other device which he knew that to have been provided for the purpose of securing safety of workman। वर्कमैन की सेफ्टी के लिए जो एम्प्लॉयर सेफ्टी गार्ड्स देते हैं या फिर किसी भी तरीके की डिवाइस देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, अगर अगर किसी एम्प्लॉयर ने विलफुली उसको हटा दिया हो, रिमूव कर दिया, तो उस केस में क्या एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए लाइबल है? लॉजिकली लाइबल नहीं है। एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन, नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे कंपनसेशन, और ट्रेड यूनियन इज लाइबल टू पे कंपनसेशन। क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन। नो वन इज liable to pay any compensation. Okay, now next question. As per section 10A of Employees Compensation Act 1923, इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट, अगर कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, इफ द कमिश्नर सर्व्स नोटिस टू द एम्प्लॉयर, और कमिश्नर ने नोटिस सर्व किया हुआ है एम्प्लॉयर को बेस्ड ऑन हिज सोर्स, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? एम्प्लॉयर कैन नेग्लेक्ट द नोटिस। क्या एम्प्लॉयर नोटिस को नेग्लेक्ट कर सकता है? एम्प्लॉयर थिंक लाइबल, ठीक है, ही शैल मेक डिपॉजिट विद इन 60 डेज ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। एम्प्लॉयर को लगेगा कि हाँ वो लाइबल है और वो 60 डेज के अंदर जो है डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इफ द एम्प्लॉयर थिंक्स लाइबल ही शैल मेक द डिपॉजिट विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर डिपॉजिट करेगा। उसके बाद क्या ऑप्शन है? इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल, ही शैल इन हिज स्टेटमेंट इंडिकेट द ग्राउंड ऑन विच ही डिस्क्लेम्स लाइबिलिटी। अगर एम्प्लॉयर को लगेगा कि वो लाइबल नहीं है, तो उसके लिए भी उसको जो है स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसमें से उसको ये डालना पड़ेगा कि वो क्यों लाइबल नहीं है। उसको ये चीज़ अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी पड़ेगी कि किस ग्राउंड पे जो है वो लाइबिलिटी को डिस्क्लेम कर रहा है। ठीक है, ना ऑप्शंस देखते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ओनली 1 और 4 आर करेक्ट, या फिर ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट। अगर एम्प्लॉयर लाइबल होगा तो 30 डेज के अंदर उसको पैसे जमा करने पड़ेंगे, और अगर लाइबल नहीं है तो उसको जो है ये चीज़ अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट 1923, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट 1923 को सर ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखें। इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखने से पहले सारे एक्ट्स के वीडियोस को आप एक बार गो थ्रू कर लें। हमने काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प वे में सारे एक्ट्स को आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले वहाँ से एक्ट को समझें, उसके बाद आप एमसीक्यू को करें, तो आप इजीली सारे एमसीक्यू को कर पाओगे। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, which of the following are considered as dependent on the deceased workman for the purpose of paying compensation? compensation को पे करने के लिए इसमें वर्कमैन पे कौन डिपेंडेंट है? डिसीज्ड वर्कमैन पे। ठीक है, अ माइनर ब्रदर, अगर वर्कमैन मतलब वर्कमैन की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनसेशन इनमें से किसको मिल सकता है? ठीक है, अ माइनर ब्रदर और एन अनमैरिड सिस्टर और ए विडोड सिस्टर, या तो अनमाइनर ब्रदर हो, या अनमैरिड सिस्टर हो, या विडोड सिस्टर हो। ठीक है, मतलब शादी हुई है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू है जो कि विडोड है। ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन, अगर वर्कमैन के बच्चे की डेथ हो गई है तो उसका माइनर चाइल्ड मतलब पोता। अ माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, अगर डॉटर की डेथ हो गई है तो उस केस में उसका बच्चा
वेर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अलाइव, या अगर उसकी बेटी और उसके दामाद दोनों की अगर डेथ हो गई है तो उस केस में उसका बच्चा, ठीक है, मतलब पोता भी आ गया और नाती भी आ गया, नाती नातिन जो भी है। अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द वर्कमैन इज अलाइव, अगर वर्कमैन का कोई पेरेंट अलाइव नहीं है, माँ बाप में से कोई नहीं है, तो उस केस में जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट होंगे, मतलब जो उसके पेरेंट्स होंगे माँ बाप, वो लोग, ठीक है। तो इस केस में दादा दादी मतलब, तो कौन से इसमें एलिजिबल होंगे कंपनसेशन के लिए? फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ऑल आर ट्रू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। इसमें से किसी को भी जो है, कोई भी इसमें से कंपनसेशन क्लेम आपका कर सकता है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, employer shall not be liable to pay compensation in respect of any injury in which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding how many days? Employer compensation act में एम्प्लॉयर किस कंडीशन में कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं है? अगर वो कितने दिन से ज़्यादा हो जाता है, 7 डेज, 3 डेज, 5 डेज या फिर 2 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 3 डेज। अगर 3 दिन के अंदर किसी की इंजरी ठीक हो जाती है, उस केस में एम्प्लॉयर कोई भी कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होता है, ठीक है। अगर 3 दिन से ज़्यादा होती है और टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट में रिजल्ट होगा, तभी जाके एम्प्लॉयर जो है वो कंपनसेशन देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल टू पे कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। इनमें से किस केस में जो है एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देगा? इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो इनमें से किस केस में जो एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, अगर ड्रिंक और ड्रग्स के नशे में, उस केस में ड्यू टू विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन ऑन टू अ रूल एक्सप्रेसली फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ए वर्कमैन, अगर किसी भी तरीके का सेफ्टी चीज़ें गाइडलाइंस है और वो अगर एम्प्लॉयर ने फॉलो नहीं किया है जानबूझ के, विलफुल डिसओबीडियंस, उस केस में। तीसरा क्या? ड्यू टू विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, अगर किसी तरीके का सेफ्टी इक्विपमेंट दिया हुआ है, उसको अगर उसने जानबूझ के रिमूव किया है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट मस्ट रिमेन एटलीस्ट फॉर, ठीक है, एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितने दिन तक होना चाहिए कंपनसेशन के लिए? 2 डेज, 3 डेज, 1 वीक और 3 मंथ्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 डेज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following risk of life is covered by Workmen Compensation Act 1923? इनमें से कौन सा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कवर्ड है? सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, मैटरनिटी एंड डेथ, डिसेबलमेंट, डेथ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिसेबलमेंट, डेथ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है कि इस एमसीक्यू को जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसके बाद रुक के एक बार आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद आप मेरे आंसर्स को देखें, आपके लिए रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्कर गेट्स परमानेंटली totally disabled by accident which was caused while he was on duty under the influence of alcohol, अगर कोई एम्प्लॉई है जो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है और एक्सीडेंट होने पे उनका परमानेंटली टोटल डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उस केस में जो है उनको कंपनसेशन क्या दी जाएगी? ही विल बी पेड कंपनसेशन, नॉट पेड कंपनसेशन, एक्ट इज साइलेंट, या कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम कंपनसेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ही विल नॉट पेड एनी कंपनसेशन अंडर द एक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्कर गेट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट ड्यू टू विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी रूल, अगर सेफ्टी रूल को उसने डिसरिगार्ड किया हुआ है जानबूझ के, तो क्या उस केस में उसको कंपनसेशन मिलेगी? ही विल नॉट बी एंटाइटल टू कंपनसेशन, एंटाइटल टू कंपनसेशन, एंटाइटल टू रिड्यूस कंपनसेशन, या एक्ट इज साइलेंट। क्या होगा? नॉट एंटाइटल टू गेट एनी कंपनसेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While calculating the compensation for permanent total disablement or partial disablement, how much % of his wage is multiplied by the relevant factor? ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए या पार्शियल डिसेबलमेंट का कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए रेलिवेंट फैक्टर को कितने वेजेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 50%, 60%, 75% या 100%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, जो भी वेज का 60% होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेलिवेंट फैक्टर से। किस केस में? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में। जो भी वेज होगा उसका 60% इंटू रेलिवेंट फैक्टर, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर, मिनिमम अमाउंट कितना होगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में?
60%, 40%, 1,20,000 या फिर 1,40,000? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, मिनिमम जो अमाउंट होगा कंपनसेशन का वो 1,40,000 होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट विल बी पेड टू एन इंजर्ड वर्कमैन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अगर किसी को टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुई है तो उसको बेनिफिट उसकी कितने साल तक दी जाएगी? मैक्सिमम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर्स और 5 ईयर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 साल तक जो है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट दी जाएगी इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेथ काउज्ड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्कर वेजेस इज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर? इस केस में जो है कितने वेजेस के कितने परसेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा रेलेवेंट फैक्टर को? 25%, 50%, 60% या 150%? क्या हो जाएगा आंसर? 50%। जितना भी वेजेस होगा उसका 50%, ठीक है, इंटू रेलिवेंट फैक्टर। और पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट में क्या है? 60% ऑफ वेज इंटू रेलिवेंट फैक्टर। ठीक है। डेथ में 50% है और डिसेबलमेंट के केस में 60% है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फिक्स्ड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 टू बी द पेबल टू वर्कमैन इन केस ऑफ डेथ? डेथ के केस में मैक्सिमम कितनी कंपनसेशन दी जाएगी? 10,000, 25,000, 1,20,000 या फिर 1 लाख? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 1,20,000 कंपनसेशन जो है मिनिमम दी जाएगी डेथ के केस में, और डिसेबलमेंट के केस में कितना है? 1.4 लाख। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन ड्यू अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 मस्ट बी पेड विद इन, कंपनसेशन जो ड्यू है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत तो कितने दिन के अंदर एम्प्लॉयर को पे करनी है? 15 डेज फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, 7 डेज फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, ठीक है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, 3 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू। 1 महीने के अंदर जो है उनको कंपनसेशन जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा डिले ऑफ पेमेंट के केस में, he may direct the employer to pay the addition to the amount of arrear and interest thereon a further sum of penalty। कितने तक की पेनल्टी जो है उनको कमिश्नर लगा सकता है इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट? नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ सच अमाउंट, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच अमाउंट, नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ सच अमाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, कम से कम उसको 50% तक की वो पेनल्टी लगा सकता है, जो भी अमाउंट होगा उसका 50%, उससे ज़्यादा पेनल्टी वो नहीं लगा सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन मस्ट बी सर्व बाय द वर्कमैन और हिज डिपेंडेंट विद इन, ठीक है, जो नोटिस होगा क्लेम का, कंपनसेशन का, ठीक है, वो कितने दिन में उनको सर्व करना पड़ेगा? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस। ठीक, वर्क कौन सर्व करेगा नोटिस? या तो वर्कमैन करेगा, और अगर वर्कमैन की डेथ हो गई है तो कौन करेगा? उसका डिपेंडेंट करेगा। तो कितने दिन के अंदर उनको सर्व करना है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, या फिर देयर इज नो टाइम लिमिट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जब भी हुआ है उसके 2 साल के अंदर कभी भी जो है वो नोटिस सर्व कर सकते हैं वर्कमैन या फिर उनके डिपेंडेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ एम्प्लॉयर इन हुज प्रीमाइसेस एन एक्सीडेंट अकर, जिनके प्रीमाइसेस में भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन डेथ, जिसकी वजह से क्या हुई है? डेथ हुई है। ठीक है, डेथ हुई है या फिर कोई इंजरी हुआ है, बॉडीली इंजरी हुई है, विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस और सेंड अ रिपोर्ट फॉर द कमिश्नर विद इन। तो कितने दिन के अंदर उनको नोटिस या फिर जो है रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी कमिश्नर को? 7 डेज ऑफ द अकरेंस, 15 डेज ऑफ द अकरेंस, 1 मंथ ऑफ द अकरेंस, या फिर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी रिपोर्ट टू द कमिश्नर। क्या हो जाएगा आंसर? 7 डेज ऑफ द अकरेंस। जब भी एक्सीडेंट हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है एम्प्लॉयर को कमिश्नर को नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, 7 डेज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। Now next question, in which of the following situation the worker will be deprived from compensation under the Workmen Compensation Act? इसमें से किस कंडीशन में जो है उसको डिप्राइव किया जा सकता है वर्कमैन को कंपनसेशन से? इफ इज वर्कर इज हैबिचुअल लेट कमर, अगर लेट कमर है वो हैबिचुअल, इज एन अल्कोहलिस्ट अगर अल्कोहलिस्ट है, या फिर ही हैज रिफ्यूज टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 3 डेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के विद इन 3 डेज अगर उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से रिफ्यूज कर दिया, या फिर इज अ वर्कर वॉज अ पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज, या फिर वो हार्ट पेशेंट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, अगर उसने मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से 3 दिन के अंदर जो है रिफ्यूज कर दिया, उस केस में जो है डिप्राइव हो जाएगा वो कंपनसेशन लेने के लिए अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए वर्कमैन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी
एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विद द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर। तो एम्प्लॉयर किसको पैसे देगा? वर्कमैन कमिश्नर को देता है, फिर बाद में जाके उसके डिपेंडेंट को मिलता है। बट ही कैन मेक एन एडवांस टू द डिपेंडेंट विच शैल नॉट बी मोर देन, लेकिन वो जो है कुछ अमाउंट एडवांस कर सकता है वर्कमैन के डिपेंडेंट को, लेकिन वो कितना मैक्सिमम कितने तक का जो है एडवांस जो है वो दे सकता है वर्कमैन के डिपेंडेंट को? 1 month wages of the workman, 2 month wages of a workman, 3 month wages of a workman, या ही कैन एडवांस द एंटायर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मंथ। 3 मंथ की वर्कमैन की जितनी सैलरी होगी उतना वो जो है एम्प्लॉयर जो है वो एज एन एडवांस उसके डिपेंडेंट को दे सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। 3 months wages ऑफ द वर्कमैन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर कैन बी फाइल्ड इन। जो अपील होगी वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर की, उसको हम कहाँ कौन से कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? इन एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ओनली इन हाई कोर्ट, इन अ लेबर कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, सिर्फ हम वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर से के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील हम सिर्फ हाई कोर्ट में जो है फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ, कब एप्लीकेबल नहीं होगा ये? इफ मिनिमम वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल, इफ ग्रेजुएटी एक्ट इज एप्लीकेबल, इफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज एप्लीकेबल, या फिर इफ ईएसआई एक्ट इज एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, अगर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को जो है एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाई ओनली टू दोज वर्कर्स हु वर्क इन, ठीक है, इनमें से कौन से वर्कर्स पे जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा? जो पेरिनियल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पेरिनियल फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है जो 12 महीने चलती है, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री हो गई जो सीजन वाइज चलती है, ठीक। सीजनल फैक्ट्री ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, जो ऑक्यूपेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में इंक्लूडेड है वही वाले जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में उन्हीं के वर्कर्स जो है वो ये होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, अब इस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का नाम बदल के एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इसका पहले था, ओके। नाउ अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंस शुड नॉट बी मोर देन, फ्यूनरल एक्सपेंस कितने तक का मिलता है वर्कमैन कंपनसेशन में? 500, 1000, 2500 या फिर 5000, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 5000 तक का फ्यूनरल एक्सपेंस दिया जाता है अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। इसके बाद हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ वेजेस द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज बेस्ड ऑन? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इनमें से किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लिविंग वेज प्रिंसिपल, फेयर वेज प्रिंसिपल, मिनिमम वेज प्रिंसिपल, या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, जैसा कि इसका नाम है, मिनिमम वेज प्रिंसिपल के ऑब्जेक्टिव पे ये बेस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वेज एक्ट 1948 सेज दैट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्या कहता है इसमें से? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्लूड एनी एम्प्लॉयमेंट इन द शेड्यूल, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड कर सकती है शेड्यूल में। एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्लूड एनी एम्प्लॉयमेंट इन द शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड कर सकती है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर सकती है शेड्यूल में एज पर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। मिनिमम वेज एक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है, एक बार जाके आप उसको ज़रूर देखें। लिंक मैं सबका सारे एक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सारे पूरे 300 एमसीक्यूज़ का मैं कल सुबह या कल शाम तक जो है अपलोड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the appropriate government may refrain from fixing minimum rate of wages in any scheduled employment in which the total number of worker employed in the whole of the state is less than, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो मिनिमम जो भी वेज है, मिनिमम रेट ऑफ वेज है, उसको फिक्स करने से रिफ्रेन कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूरे स्टेट में किससे कम होंगे, जो कि वो मिनिमम रेट ऑफ वेज को है फिक्स नहीं भी कर सकते। 500, 1000, 1500 या फिर 2000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, अगर पूरे स्टेट में 1000 से नीचे एम्प्लॉय है किसी भी ऑक्यूपेशन में, ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर 1000 से कम एम्प्लॉय है पूरे के पूरे स्टेट में, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम रेट ऑफ वेज को फिक्स करने से रिफ्रेन भी कर सकती है, ठीक है, किसी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के केस में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेज एक्ट में बी फिक्स्ड बाय एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस एक्ट को फिक्स करती है किस मेथड से? नोटिफिकेशन मेथड, कमेटी मेथड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नोटिफिकेशन मेथड से भी फिक्स कर सकती है और कमेटी मेथड से भी फिक्स कर सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर मिनिमम वेजेस एक्ट आर टू बी फिक्स बाय नोटिफिकेशन मेथड। अगर नोटिफिकेशन मेथड से वेज को फिक्स किया गया है तो नोटिस कहाँ पे पब्लिश होगा? बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इन द डेली न्यूज़पेपर ऑफ दैट स्टेट, इन द नेशनल न्यूज़पेपर, ठीक है, इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या इंपॉर्टेंट मैगजीन्स ऑफ द कंट्री। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में जो है नोटिफिकेशन मेथड के थ्रू मिनिमम वेज जो फिक्स किया है वो पब्लिश करेगी पब्लिक के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर मिनिमम वेज आर फिक्स्ड बाय नोटिफिकेशन मेथड। अगर नोटिफिकेशन मेथड से जो है मिनिमम वेज को फिक्स किया गया है, ठीक है, likely to be affected will be given an opportunity to submit their proposal within a specified period। तो जो लोग उस चेंज से, उस मिनिमम वेज जो भी फिक्स किया है उससे अफेक्टेड होंगे, वो लोग अपना प्रपोजल जो है वो कितने दिन के अंदर सरकार तक भेज सकते हैं? नॉट लेस देन 15 डेज, नॉट लेस देन 1 मंथ, नॉट लेस देन 2 मंथ या फिर नॉट लेस देन 3 मंथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, नॉट लेस देन 2 मंथ। 2 मंथ जब से उन्होंने रिलीज किया ऑफिशियल गैजेट में, उससे 2 महीने के अंदर अंदर जो है जो लोग अफेक्टेड है वो अपना प्रपोजल जो है वो सरकार तक भेज सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वेज विच आर फाइनली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर ऑफिशियल गैजेट में जो फाइनली नोटिफाई हो गया मिनिमम वेज, वो कितने दिन के बाद जो है ऑपरेशन में आएगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज? 30 डेज, 90 डेज, 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, 3 महीने के बाद जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा जो भी मिनिमम वेज नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने थ्रू ऑफिशियल गैजेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इन ए कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट शैल बी। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स होंगे और जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कमेटी में कितने होंगे एज पर द एक्ट? नॉट लेस देन 5, नॉट मोर देन 10, नॉट लेस देन 10, नॉट लेस देन 20, इक्वल इन नंबर या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, इक्वल इन नंबर। जितने एम्प्लॉयर साइड से रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मस्ट बी रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस इन। ठीक है, जो भी मिनिमम वेजेस जो फिक्स किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वो कितने दिन में रिवाइज होना चाहिए? एटलीस्ट कितने दिन में रिवाइज होना चाहिए? क्या ऑप्शन है आपका? एवरी 5 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 2 ईयर या एवरी 6 ईयर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में जो है मिनिमम वेज को रिवाइज करने की जरूरत है सरकार को। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if due to some reasons to the appropriate government has not been able to revise minimum rate of wage within a period of 5 years, then in that condition, अगर किसी भी रीजन की वजह से जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वेज को रिवाइज नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एम्प्लॉयर शैल कंटिन्यू टू पे द ओल्ड मिनिमम वेज। एम्प्लॉयर जो भी ओल्ड मिनिमम वेज है उसी को कंटिन्यू करेगी। एम्प्लॉयर में पे लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स अंडर द एक्ट। एम्प्लॉयर जो है उससे कम भी वेज पे कर सकती है जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेज है ओल्ड वाला। मिनिमम वेज विल सीज टू अप्लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एफोर्सेड टाइम पीरियड। जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है उसके बाद मिनिमम वेज जो है वो सीज हो जाएगी, मतलब अब कोई मिनिमम वेज अप्लाई नहीं है। नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, जब तक कोई नया नहीं आ जाता नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा, जब तक सरकार रिवाइज नहीं कर देती रेट को, तब तक पुराना वाला रेट ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कर हु इज बीइंग पेड लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेज। अगर किसी को मिनिमम रेट ऑफ वेज से कम पैसे पे कर रही है कोई भी कंपनी, ठीक है, तो मस्ट प्रेजेंट हिज एप्लीकेशन ऑफ क्लेम। तो जो वर्कर है वो कितने दिन में क्लेम दे सकता है अपना इस चीज़ का कंप्लेन? 3 मंथ फॉर द डेट ऑन विच मिनिमम वेज बिकम एप्लीकेबल, 6 मंथ फॉर द डेट ऑन विच मिनिमम वेज एप्लीकेबल, 1 ईयर ऑफ द डेट और 2 ईयर ऑफ द डेट ऑन विच मिनिमम वेज बिकम एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, 6 मंथ्स फ्रॉम द फॉर द डेट ऑन विच मिनिमम वेज बिकम एप्लीकेबल। ठीक है, मिनिमम वेज जब से भी एप्लीकेबल हुआ है उसके 6 महीने से 6 महीने तक आगे तक जो है वो वर्कर अपना क्लेम जो है वो दिखा सकता है कि उसको जो है मिनिमम रेट ऑफ वेज से कम पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। जो मिनिमम वेज एक्ट जो है, मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है, वो इसमें से किसके लिए? ओनली फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ओनली फॉर नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, ओनली फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेज एक्ट आपका जो है वो किसके लिए है? सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमारा आ जाता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम लोग काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।